ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के किन किन कंपोनेंट्स की बात करते हैं। आज अपन प्रोसीजर की बात करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसीजर क्या होता है। देखिए, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। प्रोसीजर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। प्रोसीजर प्रोसीजर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में अपन देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और लास्ट में देखेंगे कॉम्प्लिकेशन क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रोसीजर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो अपन सबसे पहले 3 पार्ट्स में देखेंगे इसको। कलेक्शन एंड स्टोरेज। कलेक्शन एंड स्टोरेज। दूसरा आता है आपका क्रॉस मैचिंग, और थर्ड आता है यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन। 3 चीजें देखते हैं यहाँ पे, कलेक्शन, स्टोरेज, क्रॉस मैचिंग और ट्रांसफ्यूजन कैसे किया जाता है ये देखते हैं। तो 1 बाय 1 अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कलेक्शन एंड स्टोरेज की। सबसे पहले अपन बात करते हैं कलेक्शन एंड स्टोरेज। कलेक्शन एंड स्टोरेज। देखिए, कलेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको एक चाहिएगा डोनर। जब भी अपन ब्लड का कलेक्शन करते हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स का कलेक्शन करते हैं, तो सबसे पहले एक डोनर चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन डोनर की बात करते हैं। यहाँ पर डोनर की बात करते हैं। कुछ डोनर के भी स्पेसिफाई कुछ वो चीज़ें होती हैं, क्या क्या इसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इसके लिए वो होने चाहिए फीचर्स। देखिए, डोनर जब भी कोई डोनेट करता है तो इससे इसका वेट कितना होना चाहिए, एज कितना होना चाहिए। तो अपन एज की बात करते हैं। एज यहाँ पे डोनेशन के लिए 18 से लेकर के 16 ईयर्स तक कर सकते हैं। 18 से 65 ईयर ओनली। कितना एज क्या होना चाहिए, 18 से लेकर के 65 ईयर्स तक डोनेट कर सकते हैं। और ये भी कैसा होना चाहिए, हेल्दी पर्सन होना चाहिए। हेल्दी पर्सन होना चाहिए, हेल्दी पर्सन होना चाहिए। क्लियर है। ब्लड डोनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है डोनेशन के लिए। वेट जो पेशेंट का होने किसी भी डोनर का होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 50 kg। वेट कितना होना चाहिए, 50 kg। सबसे इम्पोर्टेंट, डोनर का HB लेवल क्या होना चाहिए। डोनर का HB लेवल क्या होना चाहिए। क्या HB लेवल होगा, देखिए डोनर का जनरली HB लेवल अपन मानते हैं 12.5 ग्राम पर DL। डोनर का जो HB लेवल होना चाहिए कितना होना चाहिए, 12.5 ग्राम पर DL। किसके लिए, ब्लड डोनेशन के लिए। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है। तो आपने कहा एज क्या होगी, आपने कहा वेट क्या होगा, आपने कहा HB लेवल क्या होगा। उसके बाद में अपन कहते हैं कि जो डोनर ब्लड है कितना वॉल्यूम डोनेट किया जाता है, उसको कितना लिया जाता है। तो ब्लड वॉल्यूम कितना लिया जाता है, ब्लड वॉल्यूम कितना लिया जाता है डोनर से। तो डोनर से जो ब्लड वॉल्यूम लिया जाता है 400 से लेकर के 450 ml तक। जो डोनर से अपन ब्लड लेते हैं वो कितना लेते हैं, 400 से लेकर के 450 ml तक लेते हैं। फिर उसके बाद में आपने बात की यहाँ पर, देखो कौन कौन सी डिजीज इन्वेस्टिगेटेड की जाती हैं डोनर ब्लड में। डोनर ब्लड में कौन कौन सी डिजीज को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो अपन कह सकते हैं डिजीज इन्वेस्टिगेटेड इन
डोनर ब्लड। डोनर ब्लड में कौन कौन सी डिजीज को इन्वेस्टिगेटेड किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है? तो देखिए यहाँ कौन कौन सी को देखेंगे। यहाँ आपने कहा HIV, HIV को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। हेपेटाइटिस बी को किया जाता है। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन डिजीज भी बोलते हैं। ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है? हेपेटाइटिस सी। ये क्वेश्चन पूछा गया था ESIC 2016 में। फिर आपने कहा मलेरिया, मलेरिया, और एक आता है सिफिलिस, एक आता है सिफिलिस। ये सिफिलिस ट्रिपेना पैलिडियम, ट्रिपेना पैलिडियम, ट्रिपेना पैलिडियम। ये जो आपका मलेरिया है ये कब तक रहता है आपके ब्लड में? एक बार मलेरिया हो जाने के बाद में कब तक? अप टू 5 ईयर, अप टू 5 ईयर तक ब्लड में रहता है। यानी कि मलेरिया का जो आपका पैरासाइट है वो 5 साल तक आपका, तो जिसके मलेरिया हो जाता है वो 5 साल तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। तो आपने कहा HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया और सिफिलिस, ये इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं डोनर ब्लड में, ये इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं डोनर ब्लड में। तो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं डोनर ब्लड के लिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, तो ये तो नॉर्मल है। अब अपन बात करते हैं यहाँ बात करते हैं टाइप्स ऑफ डोनर। डोनर कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ डोनर कौन कौन से होते हैं? डोनेशन कैसे कैसे होता है? देखिए सबसे पहले जो डोनेशन होता है उसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड, या इसका एक और नाम है होमोलोगस, होमोलोगस, डेजिग्नेटेड या होमोलोगस। देखो जनरली डेजिग्नेटेड या होमोलोगस का मतलब होता है इसमें जो आपका रेसिपिएंट है वो खुद का डोनर खुद सिलेक्ट करता है। यानी ये कोई हो सकता है, कोई रिलेटिव मेंबर हो सकता है, ये कोई फ्रेंड हो सकता है, ये कोई आपका कोई भी रिश्तेदार, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका जो डेजिग्नेटेड डोनर है ये किसी का भी, यानी खुद के लिए खुद का डोनर सेलेक्ट करना, या जो भी आप डोनर सेलेक्ट करके लाते हो वो क्या कहलाता है? डेजिग्नेटेड या होमोलोगस कहलाता है। तो अपन कह सकते हैं इट कैन बी फ्रेंड्स, इट कैन बी फ्रेंड्स ऑब्लिक रिलेटिव्स। ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। इसमें क्या है, ये मोस्ट कॉमन होता है। ये क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है? डेजिग्नेटेड या होमोलोगस टाइप होता है। इसमें अपन कह सकते हैं रेसिपिएंट सेलेक्ट देयर, जो भी आपका डोनर है वो खुद सेलेक्ट करता है, या कह सकते हैं ये किसके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है? इज सेलेक्ट बाय रेसिपिएंट, इट सेलेक्ट बाय रेसिपिएंट सेल्फ। ये रेसिपिएंट के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, रेसिपिएंट के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है कि इसका डोनर कौन होगा। तो ये कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई ब्रदर हो सकता है, सिस्टर, भाई बहन, कुछ भी हो सकता है ये। और ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, इसको आप बोलते हैं डेजिग्नेटेड या होमोलोगस। दूसरा आता है यहाँ ऑटोलॉगस। ऑटोलॉगस, ऑटोलॉगस, देखो ऑटोलॉगस क्या है? खुद का ब्लड है। क्या है? खुद का ब्लड है। ओन ब्लड डोनेट करता है
किसी भी शेड्यूल्ड प्रोसीजर से पहले, तो अपन कह सकते हैं डोनेट ऑन ब्लड, डोनेट ऑन ब्लड बिफोर ए शेड्यूल्ड प्रोसीजर। आपने कहा डोनेट ओन ब्लड, खुद का ब्लड डोनेट किया जाता है बिफोर ए शेड्यूल्ड प्रोसीजर, किसी भी शेड्यूल्ड प्रोसीजर से पहले खुद का ब्लड डोनेट करना क्या कहलाता है? ऑटोलोगस टाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑटोलोगस। इसमें डिजीज ट्रांसमिशन के चांस, वायरल डिजीज ट्रांसमिशन के चांस हैं वो 70% तक कम हो जाते हैं, क्योंकि खुद का ही। कभी भी एक बात ध्यान रखना, अगर खुद को एंटीबायोटिक चल रही है, खुद के इन्फेक्शियस कंडीशन है, तो ऐसे कंडीशन में आपको खुद को, किसी को भी ऑटोलोगस खुद का ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। तो ऑटोलोगस का मतलब है खुद का ब्लड किसी शेड्यूल्ड प्रोसीजर से पहले क्या करना? डोनेट करना, और उसके बाद में, प्रोसीजर के बाद में खुद का ही वापस से ट्रांसफ्यूजन करवाना। क्या कहलाता है? ऑटोलोगस कहलाता है। थर्ड जो इसका टाइप होता है, थर्ड इसका जो टाइप होता है उसको होता है ब्लड साल्वेज। थर्ड टाइप होता है ब्लड साल्वेज। देखो ब्लड साल्वेज क्या है? ब्लड साल्वेज एक प्रकार से ऑटोलोगस टाइप ही है। इट इज ए टाइप ऑफ ऑटोलोगस। इट इज ए टाइप ऑफ ऑटोलोगस। ये भी एक प्रकार से क्या है? ऑटोलोगस का टाइप ही है। ये भी एक प्रकार से क्या है? ऑटोलोगस का टाइप ही है। दूसरी बात है, देखिए यहाँ पे इट इज ए टाइप ऑफ ऑटोलोगस। इसमें देखो, इसमें होता क्या है? ये खुद का ही ब्लड होता है, लेकिन ये कहाँ से? ये किसी बॉडी कैविटीज से या जॉइंट स्पेसेस से, वहां से ब्लड कलेक्ट किया हुआ कहलाता है ब्लड साल्वेज। तो अपन कह सकते हैं ब्लड कलेक्ट फ्रॉम joint spaces oblique body cavities by सक्शनिंग, किसी भी सक्शनिंग के द्वारा या इसके द्वारा जो बॉडी कैविटी, जो जॉइंट स्पेसेस से कलेक्ट किया हुआ खुद का ब्लड ही होता है, ये क्या कहलाता है? आपका ब्लड साल्वेज। तो ब्लड साल्वेज एक प्रकार से क्या है? ब्लड साल्वेज क्या है? टाइप ऑफ ऑटोलोगस, यानी खुद का ब्लड होता है, लेकिन ये कहाँ से? जॉइंट स्पेसेस से, कोई बॉडी कैविटी से, यहाँ से कलेक्ट किया जाता है किसी भी सक्शनिंग के द्वारा। ये क्या कहलाता है? ब्लड साल्वेज कहलाता है। तो टाइप ऑफ डोनर 3 प्रकार के हुए, होमोलोगस या डेजिग्नेटेड हुआ, दूसरा ऑटोलोगस हुआ, और तीसरा ब्लड साल्वेज। क्लियर है? ये तो आपका सबसे पहले अपन बात की थी आपने कलेक्शन की और स्टोरेज की। अब सेकंड आता है आपका क्रॉस मैचिंग। सेकंड आता है क्रॉस मैचिंग। तो क्रॉस मैचिंग के लिए हमेशा कैसे होने चाहिए? कॉम्पेटिबल डोनर होने चाहिए। वैसे क्रॉस मैचिंग आप जब ब्लड पढ़ोगे वहाँ पढ़ोगे, लेकिन अपन यहाँ कॉम्पेटिबल डोनर होने चाहिए। क्रॉस मैचिंग में क्या होने चाहिए? कॉम्पेटिबल डोनर होने चाहिए। इसके लिए यहाँ क्या देखा जाता है? देखिए, डोनर का जो डोनर होता है, डोनर उसकी आरबीसी में क्या देखा जाता है? एंटीजन देखा जाता है। और जो रेसिपिएंट होता है, रेसिपिएंट जो होता है, इसका मतलब इसके प्लाज्मा में क्या देखा जाता है?
एंटीबॉडी देखा जाता है, और ये एंटीजन एंटीबॉडी ये, और ये क्या होना चाहिए, कॉम्पेटिबल डोनर होना चाहिए। ये क्या कहलाएगा, क्रॉस मैचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रॉस मैचिंग कहलाता है। क्लियर है, क्रॉस मैचिंग का पूरा टॉपिक आप ब्लड जहाँ पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे। अब आगे तीसरा चलते हैं, यहाँ प्रोसीजर। थर्ड प्रोसीजर का जो है ट्रांसफ्यूजन, थर्ड पार्ट जो आपका है प्रोसीजर का ट्रांसफ्यूजन। देखिए ट्रांसफ्यूजन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरी होती है, क्या क्या होता है, यहाँ अपन बात करते हैं। देखिए ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं। सबसे पहले तो जब भी ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, वो ट्रांसफ्यूजन अपन कहाँ से, जो ब्लड लेते हैं कहाँ से लेते हैं, ब्लड बैंक से लेते हैं। और उसको कितने टाइम में स्टार्ट कर देना चाहिए, विद इन 30 मिनट्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ ब्लड बैंक। तो अपन कह सकते हैं स्टार्ट्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन starts blood transfusion within 30 minutes of collection from ब्लड बैंक। ब्लड बैंक से कलेक्ट करने के विद इन 30 मिनट में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या करना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। नंबर एक बात देखिए, ये 1 बाय 1 एक एक बात अपन ध्यान रखते हैं। तो एक और देखिए, हमेशा ध्यान रखना जब भी आप ब्लड स्टार्ट करने चाहते हैं, उससे पहले आपको क्या करना है, वाइटल चेक करने हैं। और 15 मिनट के बाद में भी आपको क्या करना है, वाइटल चेक करना है। उसके बाद में एवरी 30 मिनट आपको जब तक ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वाइटल चेक करने हैं। तो अपन कह सकते हैं चेक वाइटल साइन बिफोर starts the transfusion ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए, वाइटल साइन स्टार्ट करना चाहिए, चेक करना चाहिए। चेक वाइटल साइन बिफोर स्टार्ट द ट्रांसफ्यूजन। इनिशियली जो 15 मिनट होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। वहाँ पे आपको तो सबसे पहले इनिशियली 15 मिनट के बाद में फिर से वाइटल चेक करने चाहिए, और उसके बाद में एवरी 30 मिनट से आपको वाइटल चेक करते रहने चाहिए जब तक कि ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आपने कहा चेक वाइटल साइन बिफोर स्टार्ट द ट्रांसफ्यूजन। देखना, अगर आपको लगता है कि जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने जा रहे हैं ऐसे टाइम पे किसी क्लाइंट को फेब्राइल है, फीवर है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ट्रांसफ्यूजन को होल्ड करना है और नोटिफाई करना है, किसको, एससीपी को नोटिफाई करना है। क्लियर है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो देखिए ये जो आपका ब्लड बैग होना चाहिए, जो ब्लड बैग होता है, ब्लड बैग चेक बाई 2 रजिस्टर्ड नर्स। देखिए ब्लड बैग है वो कितने, लगभग 2 रजिस्टर्ड नर्स के द्वारा वेरीफाई करना चाहिए, चेक करना चाहिए। अब देखो क्या क्या चीज़ें अपन चेक करेंगे, उसके पर क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने कहा नेम के साथ में पेशेंट का नाम चेक करना चाहिए, उसके साथ में उसके आईपी नंबर चेक करनी चाहिए। आईपी नंबर का मतलब है यूनिक आईडी, यूएचआईडी नंबर भी अपन चेक कर सकते हैं, आईपी नंबर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्लड बैग के नंबर होते हैं,
ब्लड बैग के नंबर आपको चेक करने चाहिए, ब्लड बैंक के नंबर आपको चेक करने चाहिए, ब्लड बैग के नंबर। इसके बाद में और क्या है, डेट ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ इश्यू, कब इश्यू किया गया है, डेट ऑफ कलेक्शन क्या है। तीसरा डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ एक्सपायरी, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। इन सब कंडीशंस के बाद में आपको ब्लड बैग पे चेक करना चाहिए, कन्फर्मली चेक करना चाहिए, क्योंकि ब्लड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे किसी की जान भी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें कॉमनली आपने कहा, नेम है, आईपी नंबर यानी यूएचआईडी नंबर आपका, उसके बाद ब्लड बैग नंबर कितना है, डेट ऑफ कलेक्शन क्या है, डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू एंड टाइम, डेट ऑफ एक्सपायरी और ब्लड ग्रुप क्या है। इन सब के बारे में आपको देखना चाहिए और कितने के द्वारा, 2 रजिस्टर्ड नर्स के द्वारा इसको वेरीफाई किया जाना चाहिए। ये तो ब्लड बैग के बारे में आपने देख लिया। उसके बाद में आपके पास जब भी अपन प्रोसीजर करने जाते हैं, प्रोसीजर करने से पहले आपको जो आपके आईवी साइट है उसके बारे में भी अपने को देखना चाहिए। तो आईवी साइट, आईवी साइट, आईवी साइट, जब भी अपन ब्लड के लिए अपन ऑर्डर करते हैं उससे पहले आपकी जो आईवी साइट है वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। आईवी साइट के लिए अपन जनरली लार्ज वेन का यूज करते हैं, लार्ज वेन का यूज करेंगे। नंबर दूसरी बात, अगर यही आपको आईवी साइट है या ब्लड बैंक के लिए डोनेट करना है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए नियोनेट में जो इसका होता है, नियोनेट में इसका अपन कौन सी, नियोनेट में कहाँ करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अम्बिलिकल वेन में। कहाँ करते हैं, अम्बिलिकल वेन में। और इसके लिए जो कैथेटर का साइज, जो कैथेटर साइज होता है ये कितना होता है, 4 to 6 फ्रेंच। जो कैथेटर साइज होता है अम्बिलिकल वेन में नियोनेट के लिए वो कितना होता है, 4 to 6 फ्रेंच। फिर अपन कहते हैं कैनुला का, कैनुला साइज क्या होनी चाहिए, कैनुला साइज क्या होनी चाहिए, कैनुला साइज आपका लगभग कितना होना चाहिए, 18 गोज या फिर 16 गोज का कैनुला होना चाहिए। कॉमनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अपन कौन सा, 18 गोज का कैनुला यूज करते हैं। कितने का, 18 गोज का कैनुला यूज किया जाता है। कैनुला की साइज के बाद में इसके लिए एक और होना चाहिए, वो आपके पास क्या होना चाहिए, बीटी सेट होना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट होना चाहिए। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या स्पेसिफिक होता है, इसके अंदर एक इनलाइन फिल्टर होता है। बीटी सेट में क्या होता है, एक इनलाइन फिल्टर होता है, इनलाइन फिल्टर होता है, इनलाइन फिल्टर होता है। ये इनलाइन फिल्टर ही इम्पोर्टेंट होता है। इस इनलाइन फिल्टर की जो साइज होती है, इनलाइन फिल्टर की जो साइज होती है वो 170 से लेकर के 200 माइक्रोन मीटर होती है। ये इनलाइन फिल्टर होता है और इसकी जो साइज होती है 170 से लेकर के 200 माइक्रोन मीटर होती है। क्लियर है। उसके बाद में आपने कहा इनलाइन फिल्टर के बाद में जनरली एक और प्रकार का बीटी सेट होता है SQ40, एक बीटी सेट होता है SQ40। ये SQ40 हाई फ्लो फिल्टर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाई फ्लो फिल्टर, इसका नाम है हाई फ्लो फिल्टर। ये SQ40 एक प्रकार से बीटी सेट में एक फिल्टर है, उसका नाम है SQ40 और इसको हाई फ्लो फिल्टर भी बोलते हैं। इसकी पोर की साइज होती है 10 से लेकर के
10 से लेकर के यहाँ 10 से लेकर के 40 माइक्रोन मीटर इसकी जो पोर्स की साइज होती है SQ40, इसको हाई फ्लो फिल्टर भी बोलते हैं, और इसके पोर्स की साइज होती है 10 से लेकर के 40। ये कोई भी जो फिल्टर का यूज क्यों किया जाता है, मान लीजिए ब्लड के अंदर कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन है या लार्ज पार्टिकल है, वो वेन में एंटर ना करे, इसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, इनलाइन फिल्टर्स का यूज किया जाता है। क्लियर है। अब देखिए जो वाइटल साइन है वो कैसे कैसे असेस करना चाहिए, वाइटल साइन आपको कब कब असेस करना चाहिए, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाइटल साइन बिफोर स्टार्ट द ब्लड। उसके बाद में सेकंड आपको लेना चाहिए आफ्टर 15 मिनट, क्योंकि जो इनिशियल 15 मिनट होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं, इसके लिए आफ्टर 15 मिनट। उसके बाद में आपको लेने चाहिए 15 मिनट के बाद में एवरी 30 मिनट, तो अपन इसके बाद में कहते हैं आफ्टर 15 मिनट चेक वाइटल साइन एवरी 30 मिनट इंटरवल। क्लियर है। स्टार्ट में फर्स्ट कब लेना चाहिए, स्टार्ट करने से पहले। सेकंड आपको सेकंड कब लेना चाहिए आपको, आफ्टर 15 मिनट के अंदर। थर्ड आपका कब लेना, थर्ड से आगे कब लेना चाहिए, थर्ड आपको 15 मिनट के बाद में चेक वाइटल साइन एवरी 30 मिनट, यानी 30 मिनट के इंटरवल में आपको चेक करना चाहिए। और लास्ट जो वाइटल है आपको, लास्ट जो वाइटल अपन लेंगे कहाँ पे, कब लेंगे लास्ट वाइटल, जस्ट आफ्टर कंप्लीट द प्रोसीजर। लास्ट अपन लेंगे प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में। तो आपने कहा लास्ट जो वाइटल लेंगे जस्ट आफ्टर कंप्लीट द प्रोसीजर को कंप्लीट होने के बाद में लिया जाएगा। तो ये वाइटल कैसे कैसे ले सकते हैं इसके बारे में आपने देखा। अब देखिए यहाँ पे जब अपन प्रोसीजर की बात करते हैं, ये प्रोसीजर की बात करते हैं, तो यहाँ ट्रांसफ्यूजन रेट भी आपको पता होना चाहिए। कितना तक आप ट्रांसफ्यूजन रेट रख सकते हैं, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ट्रांसफ्यूजन रेट देखिए ट्रांसफ्यूजन रेट क्या है, क्या रेट रखनी चाहिए आपको। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इनिशियल जो 15 मिनट होते हैं वो क्लाइंट के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं, बहुत क्रिटिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें किसके चांस होते हैं, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के चांस होते हैं। तो अपन कह सकते हैं इनिशियल 15 मिनट is critical for client because chance of ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। देखिए आपने कहा जो शुरुआत के 15 मिनट है, शुरुआत के 15 मिनट है, इनिशियल 15 मिनट है, वो बहुत क्रिटिकल होते हैं क्लाइंट के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें किसके चांस होते हैं, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के चांस होते हैं, इसीलिए
इनिशियल 15 मिनट के लिए जो रेट होती है वो क्या होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए। तो देखिए यहां रेट की अगर अपन बात करते हैं तो अपन इनिशियल के लिए अपन बोलेंगे 2 ml पर मिनट इनिशियल रेट। यहां सबसे पहले रेट की बात करेंगे, इनिशियल रेट जो इनिशियल रेट कितनी होगी, 2 ml पर मिनट फॉर इनिशियल 15 मिनट। यानी शुरुआत की जो 15 मिनट है, इनिशियल जो 15 मिनट है, वहां पर जो रेट होगी आपकी, इनिशियल जो रेट होगी वो कितनी होगी, 2 ml पर मिनट, 2 ml पर मिनट। इसका मतलब है इनिशियल जो रेट होंगी 15 मिनट तक ये कितनी होगी, 2 ml पर मिनट। अगर 15 मिनट के अंदर किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं होती है तो अपन रेट को बढ़ा के कितना, 4 ml पर मिनट तक कर सकते हैं। क्लियर है। तो आपने कहा 2 ml, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ml में ड्रॉप कितना बनता है, क्योंकि ये मैक्रो ड्रिप सेट होता है तो कितना बनता है 10 to 20, तो इसके हिसाब से कितना हो गया 10, 20 to 40। तो अपन ऐसे कह सकते हैं 20 to 40 ड्रॉप्स, 20 to 40 ड्रॉप्स पर मिनट, 20 to 40 ड्रॉप्स पर मिनट फॉर इनिशियल 15 मिनट। यानी शुरुआत की जो 15 मिनट है उसके लिए आपकी रेट हो सकती है 20 से 40 ड्रॉप्स पर मिनट फॉर इनिशियल 15 मिनट। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आफ्टर 15 मिनट, आफ्टर 15 मिनट, आफ्टर 15 मिनट रेट कितनी हो सकती है, आफ्टर 15 मिनट रेट में बी अप टू 4 ml पर मिनट, 4 ml पर मिनट तक हो सकती है। क्लियर है। तो आपने कहा इनिशियल 15 मिनट है वो आपके बड़े क्रूशियल हैं, और वहां पर आपको सबसे ज्यादा चांस होते हैं। अगर आपको वॉल्यूम पूछा जाए, वॉल्यूम जैसे इनिशियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो, इसके लिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होगा 50 ml। इनिशियल जो 50 ml होता है उसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की इनिशियल की अगर आपको पूछा जाए तो इनिशियल 50 ml होता है, उसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर है। तो ये आपका कुछ प्रोसीजर्स था, और प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ बातें आपने डिस्कस की। अब उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ पे कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, क्या होता है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का डेफिनेशन कई बार पूछा जाता है। देखिए जनरली मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किन पेशेंट्स में करने की जरूरत पड़ती है, ट्रोमा पेशेंट्स में। जो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो किस में पड़ती है, ट्रोमा पेशेंट में। क्लियर है। अब मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो आप करते हैं किसे बोला जाता है, तो 10 या 10 से ज्यादा पीआरबीसी या होल ब्लड इन 24 आवर्स में अगर अपन ट्रांसफ्यूज कर दें तो वो क्या कहलाएगा, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाएगा। आपने कहा इक्वल टू और मोर देन 10 यूनिट्स, इक्वल टू और मोर देन 10 यूनिट्स पीआरबीसीज ओब्लिक
whole blood transfused in 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स के अंदर 10 या 10 से ज्यादा यूनिट ट्रांसफ्यूज कर दी जाएं तो वो क्या कहलाता है, आपका मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। तो आपने कहा मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या, तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है अगर 24 आवर्स के अंदर 10 या 10 से ज़्यादा यूनिट्स होल ब्लड है ये आपका ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए तो अपन क्या कह सकते हैं, उसको मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कह सकते हैं। क्लियर है। इसके बारे में एक और बात पूछा जाता है, कई बार रेशियो पूछ लिया जाता है, रेशियो इन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रेशियो इन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रेशियो इन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखिए जब ट्रोमा का पेशेंट आता है तो उसमें कई बार अपन रेशियो के हिसाब से डालते हैं। रेशियो का मतलब होता है पीआरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा तीनों का एक एक यूनिट मिला के 1:1 रेशियो में देते हैं, जिससे वॉल्यूम भी, जिससे आरबीसी भी और उससे आपका क्लोटिंग फैक्टर्स भी अपन दे सकते हैं। तो रेशियो इन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और इसको अपन बोलते हैं 1:1। तो आपने कहा 1:1:1। क्लियर है। तो 1:1 के अपन बात कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिर तीसरी बात में 1 रेशियो में क्या आती है, तो पीआरबीसी रेशियो, प्लेटलेट रेशियो, प्लाज्मा प्लेटलेट और तीनों का जो रेशियो लेते हैं वो कितना लेते हैं, 1:1:1 लेते हैं। ये आपको कई बार कर सकते हैं। तो रेशियो इन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितना होता है, 1:1:1 में लिया जाता है। तो ये तो आपका प्रोसीजर था ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड। 3 पार्ट्स में आपने प्रोसीजर को देखा। सबसे पहले कलेक्शन एंड स्टोरेज के बारे में, दूसरा क्रॉस मैचिंग के बारे में और तीसरा यहाँ पर आपने देखा ट्रांसफ्यूजन के बारे में डिस्कस किया। अब आता है यहाँ लास्ट में आपका कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखिए यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1 by 1 अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला था इनिशियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इनिशियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इनिशियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इनिशियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या है, देखिए इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले इनिशियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इनिशियल ट्रांसफ्यूजन कब स्टार्ट होती है, कब होती है, विदिन 15 मिनट्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन स्टार्टिंग, यानी जब ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करते हैं उसके 15 मिनट के अंदर अंदर जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो क्या कहलाती है, आपका इनिशियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो विदिन 15 minutes, within 15 minutes of start the transfusion। ट्रांसफ्यूजन स्टार्टिंग के जो फर्स्ट इनिशियल 15 मिनट होते हैं, विदिन 15 मिनट ऑफ स्टार्ट द ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होते हैं उनमें जो रिएक्शन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इनिशियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। क्या बोलते हैं,
इनिशियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इनिशियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने के कारण क्या है, क्या कोज हो सकता है? देखिए, इनिशियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, क्या हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है ना, या फिर ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है। क्या हो सकती है? ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो आपने कहा इसका जो कोज हो सकता है वो पहला हो सकता है एलर्जी, पहला हो सकता है एलर्जी, और दूसरा इसका कारण हो सकता है ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी, ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी, ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो दो ही कारण हो सकते हैं इसका, ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। तो इनिशियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन विद इन 15 मिनट में होती है। इनिशियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के कारण क्या हो सकते हैं, या तो एलर्जी या ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है। अब जब इनिशियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है तो क्या क्या आपको साइन देखने को मिलेंगे, ये थोड़ा सा अपन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जनरली क्या क्या साइन आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या चीजें आप देखने को मिलेंगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले जब भी कोई एलर्जिक या ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है तो क्या होगा, यहाँ चिल्स विद लो ग्रेड फीवर, क्या देखने को मिलेगा, चिल्स विद लो ग्रेड फीवर। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा डायाफोरेसिस, क्या देखने को मिलेगा, डायाफोरेसिस देखने को मिलेगा। तीसरा आगे अपन चलते हैं, डायाफोरेसिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको रेसेज, ह्यूज, ईचिंग, स्वेलिंग। तो आपने कहा चिल्स, लो ग्रेड फीवर, डायाफोरेसिस, रेसेज, ह्यूज, ईचिंग, स्वेलिंग। अगर एलर्जिक रिएक्शन है तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको हेडेक, बॉडी एक, हेडेक, बॉडी एक, मसल एक, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको और क्या क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, लेबर्ड ब्रीदिंग, डिस्निया जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, नोजिया, वोमिटिंग ये देखने को मिलेगा। तो आपने कहा क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो यहाँ से आपने कहा चिल्स विद लो ग्रेड फीवर, डायाफोरेसिस, रेसेज, ह्यूज, ये जो आपने देखे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने कहा चिल्स विद लो ग्रेड फीवर है, डायाफोरेसिस है, रेसेज है, ह्यूज है, ईचिंग है, हेडेक है, बॉडी एक, मसल, डिस्निया, ये लगभग अपन किसके साइन है, इनिशियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के। किसके साइन है, इनिशियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के साइन हैं। अगर इसकी बात आपकी की जाए कि नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, यहाँ पे क्या नर्सिंग इंटरवेंशन पाया जाएगा, तो देखिए यहाँ से नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, यहाँ नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। नर्सिंग इंटरवेंशन देखिए, सबसे पहले नर्सिंग इंटरवेंशन, ये नर्सिंग इंटरवेंशन है। इसमें जनरली देखो क्या देखने को, सबसे पहला नर्सिंग, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहला नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, सबसे पहला नर्सिंग
तुरंत जो आपका है ट्रांसफ्यूजन उसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो अपन कहेंगे स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। नंबर एक बात, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। नंबर एक बात। दूसरा बात है, जैसे ही आपने किया लाइन को ओपन किसके साथ में, जो लाइन है उसको NS के साथ में फ्लश कर देंगे, जिससे RBC का हीमोलाइसिस रोका जा सकता है। तो अपन कह सकते हैं फ्लश द IV लाइन, फ्लश द IV लाइन with 0.9% NaCl, फ्लश द IV लाइन विद 0.9%। ये दो हैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, ये आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, SCP को नोटिफाई कर सकते हैं, नोटिफाई द SCP को नोटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जैसे ही आपको बताया जाए एडमिनिस्टर एंटी हिस्टामिन्स, एलर्जी के लिए कोमा, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन, एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामिन्स, हाइड्रोकोर्टिसोन, लेसिक्स एज प्रेस्क्राइब्ड। जैसे ही ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है तो आपने कहा एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामिन्स, हाइड्रोकोर्टिसोन, एंटाहिस्टामिन्स में आपके आती हैं सेट्रीजिन है, लेकिन यानी एविल का इंजेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, एविल का इंजेक्शन करेंगे। तो एंटीहिस्टामिन्स है, हाइड्रोकोर्टिसोन है, लेसिक्स है, एज प्रेसाइड आप कर सकते हैं। तो ये आपका नर्सिंग इंटरवेंशन आ गया। क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे, क्या देख सकते हैं आप, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनिशियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से कम 10 से 15 बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनिशियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कब होती है, शुरुआत के 15 मिनट में होती है। और क्यों होती है, क्या कारण हो सकते हैं, एलर्जी कारण हो सकता है, या एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है। क्या साइन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ आपने कहा चिल्स है, लो ग्रेड फीवर है, डायफ्रोसिस है, इसके अलावा रेसेज है, स्वेलिंग है, ईचिंग है, ये ह्यूस है, ऐसी कंडीशन, चेस्ट पेन है, डिस्निया है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, नोजिया, वोमिटिंग, ये सारा अचानक से होता है। और ऐसी कंडीशन में आप क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे, यहाँ स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली और फ्लश द लाइन 0.9% NaCl, देन नोटिफाई द SCP। और उसके बाद जैसा आपको नोटिफाई मिलता है ये आप ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। ये तो आपका था फर्स्ट इनिशियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसमें एक दूसरी आती है डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। दूसरा आपका यहाँ एक और आता है डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। दूसरा आता है डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, ये क्या है, देखो ये कब होती है, लेटर होती है, आफ्टर मंथ टू ईयर्स हो सकती है, आफ्टर मंथ टू ईयर्स, कई मंथ्स के और ईयर्स के बाद में हो सकती है, आफ्टर मंथ टू ईयर्स में हो सकती है। जब ये आपकी होगी डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन तो इसके क्या साइन सिम्टम आएंगे, क्या साइन आएंगे, देखना यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, माइल्ड फीवर देखने को मिलेगा, जॉन्डिस देखने को मिलेगा,
जॉन्डिस देखने को मिलेगा, और एक आपका अल्टर्ड हेमेटोलॉजिकल वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, अल्टर्ड हो जाएंगे। तो आपने कहा डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इसका कोज क्या होता है, कोज ऑफ डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन, इसका कोज क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसका कोज क्या होगा, हेपेटाइटिस सी को ट्रांसफ्यूजन डिजीज भी बोलते हैं। क्या, ट्रांसफ्यूजन डिजीज भी बोला जाता है हेपेटाइटिस को, हेपेटाइटिस सी को ट्रांसफ्यूजन डिजीज भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब आपका सेकंड चलता है, सेकंड अपन चलते हैं सर्कुलेटरी ओवरलोड। किस पे चलते हैं, सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड, देखिए सर्कुलेटरी ओवरलोड, आपने कहा सर्कुलेटरी ओवरलोड का मतलब क्या होता है, रैपिड इन्फ्यूजन, रैपिड ट्रांसफ्यूजन अपन करते हैं। तो इसका कारण क्या हुआ, रैपिड ट्रांसफ्यूजन। सर्कुलेटरी ओवरलोड का मतलब क्या हो गया, रैपिड ट्रांसफ्यूजन। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, क्या साइन आपको देखने को मिलेंगे, क्या साइन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। देखिए सर्कुलेटरी ओवरलोड के कारण जो आपको देखने को मिलते हैं, क्या होगा, वॉल्यूम क्या जाएगा वेन में, ज़्यादा जाएगा। वॉल्यूम जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम, अब इसमें क्या होगा, बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक वेन क्या हो जाएगा, डिस्टेंडेंट हो जाएगा। चेस्ट पेन होगा, डिस्निया होगा, टेकिकार्डिया होगा, लेबर्ड ब्रीदिंग होगी। ये सारी चीज़ें आपको, बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगा। ये सारे अपन किस में देखने को मिलेगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड में। सर्कुलेटरी ओवरलोड में तो अपन कहेंगे बीपी इंक्रीज, बीपी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नंबर एक बात, नेक वेन डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। यहाँ चेस्ट पेन होगा, डिस्निया होगा, चेस्ट पेन होगा, डिस्निया होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। लेबर्ड ब्रीदिंग देखने को मिलेगी, तो आपने कहा बीपी इंक्रीज हो जाएगा, नेक वेन डिस्टेंशन हो गया, चेस्ट पेन हो गया, डिस्निया, लेबर्ड ब्रीदिंग ऐसा देखने को मिलेगा। बाउंडिंग पल्स, क्रेकल्स ऑन ऑस्कल्टेशन करेंगे तो क्रेकल साउंड्स देखने को मिलेंगे। तो आपने कहा नेक वेन डिस्टेंशन है, चेस्ट पेन है, डिस्निया है, लेबर ब्रीदिंग है, बाउंडिंग पल्स है, क्रेकल ऑन ऑस्कल्टेशन देखने को मिलेगा। ये साइन आपने किसके देखे, ये पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। वैसे आईवी थेरेपी मैंने आपको बताई थी, वहाँ पे भी बताए थे। सबसे फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन, रेट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो सबसे पहला हो गया स्लो द फ्लो रेट। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रेट को क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे। तो आपने कहा स्लो द फ्लो रेट को क्या करेंगे, कम करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर, दूसरा क्या दे देंगे, पोजीशन। और पोजीशन अपन कौन सी देंगे, सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन दे सकते हैं, सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन दे सकते हैं। नंबर तीसरी बात, नोटिफाई द एससीपी को क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे। उसके बाद में एडमिनिस्टर लेसिक्स एज प्रेस्क्राइब्ड। लेसिक्स दे सकते हैं, लेकिन कैसे देंगे, एज प्रेस्क्राइब्ड। लेसिक्स दे सकते हैं लेकिन कैसे देंगे, एज प्रेस्क्राइब्ड लेसिक्स दिया जा सकता
है। तो फर्स्ट आपका था इनिशियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, और ये आपका थर्ड आपका आया सर्कुलेटरी ओवरलोड। फोर्थ देखिए सेप्टिसीमिया। अगर अपन ने कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो क्या होगा, सेप्टिसीमिया हो सकता है। तो अपन कह सकते हैं ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या कंटामिनेटेड ब्लड को अगर ट्रांसफ्यूज कर देंगे तो क्या होगा, सेप्टिसीमिया होगा। सेप्टिसीमिया में यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए क्या देखने को मिलेगा, क्या साइन होंगे सेप्टिसीमिया के। देखो जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर होता है। क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है। तो यहाँ देखिए जब भी अपन सेप्टिसीमिया की बात करते हैं तो यहाँ कहेंगे चिल्स विद हाई ग्रेड फीवर, चिल्स के साथ में क्या देखने को मिलेगा, हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए चिल्स विद हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ में यहाँ हेडेक, बॉडी एक, नोजिया, वोमिटिंग, हाइपोटेंशन, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही आपको लगे कि चिल्स विद हाई ग्रेड फीवर है, अपन सोच सकते हैं क्या इन्फेक्शन हो सकता है, तो तुरंत अपन क्या करेंगे, यहाँ पे नोटिफाई करेंगे। देखिए इन्फेक्शन जब भी होता है पहला काम करेंगे अपन नोटिफाई द SCP। तो यहाँ सबसे पहला काम क्या, नर्सिंग इंटरवेंशन होगा। देखिए यहाँ नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ क्या होगा, सबसे फर्स्ट काम करेंगे नोटिफाई द SCP, दूसरा काम करेंगे लाइन को स्टॉप करेंगे, ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करेंगे। तीसरा है इसको जो भी आपका ब्लड बैग है या है ब्लड का सैंपल है कल्चर के लिए भेजेंगे, ब्लड बैंक में वापस भेज देंगे, और उसके बाद में जैसा ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, नोटिफाई द SCP। फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, नोटिफाई द SCP। देखिए यहाँ पे सेकंड जो इंटरवेंशन है स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, सेकंड या क्या करेंगे, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। तीसरा काम यहाँ क्या करेंगे, सेंड ब्लड बैग एंड ट्यूबिंग्स, send blood bag and tubings to blood bank। तीसरा काम करेंगे send culture sample to laboratory के अंदर कल्चर सैंपल भी भेजेंगे, और उसके आधार पे आपको एज प्रेस्क्राइब्ड जो भी ट्रीटमेंट होगा वो अपन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर है। तो आपका फोर्थ जो आता है यहाँ सेप्टिसीमिया, क्या आता है, सेप्टिसीमिया। अब देखिए फिफ्थ आता है यहाँ आयरन ओवरलोड।
देखो कई बार क्या होता है, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन हो जाते हैं, और मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन के कारण डिलेड टाइप की रिएक्शन होती है, और उसके कारण आयरन टूट टूट के कलेक्ट हो जाता है, और वो क्या कहलाएगा? आपका आयरन ओवरलोड। तो आयरन ओवरलोड क्यों होता है? ड्यू टू मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के कारण, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण। और ये आयरन ओवरलोड क्या है? एक टाइप की डिलेड टाइप रिएक्शन है। इट इज ए डिलेड टाइप रिएक्शन। ये डिलेड टाइप ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है। इट इज डिलेड टाइप रिएक्शन है। देखिए जैसे ही आपको लगता है आयरन ओवरलोड हो गया, आयरन ओवरलोड होते ही क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? क्या साइन देखने को मिलेंगे यहाँ आयरन ओवरलोड का? ये जो आपकी हीमेटोलॉजिकल वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। तो अपन कहेंगे चेंज हीमेटोलॉजिकल वैल्यू चेंज हो जाएंगी। हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकता है। तो हीमेटोलॉजिकल चेंजेज हैं, हाइपोटेंशन है। अब इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे? मैनेजमेंट ऑफ आयरन ओवरलोड। देखिए इसके लिए एक प्रकार का क्या इंजेक्शन देते हैं, और वो कौन सा इंजेक्शन? डेसफेरोल या डिफेरोक्सेमाइन दिया जाता है, जो सबक्यूटेनियसली या आईवी दिया जाता है, और वो आयरन को क्या करता है? बॉडी से बाहर एक्सक्रीटेट कर देता है। तो इसका मैनेजमेंट है इंजेक्शन डेसफेरोल या डिफेरोक्सेमाइन इंजेक्शन डेसफेरोल या डिफेरोक्सेमाइन वाया आईवी ओब्लिक सबक्यूटेनियस। तो इंजेक्शन डेसफेरोल या डिफेरोक्सेमाइन दिया जाता है किसका? आयरन ओवरलोड के लिए। और ये इसका क्या है? मैनेजमेंट है। ये इसका क्या है? मैनेजमेंट है। तो फिफ्थ, अब देखिए यहां पर फिफ्थ तो आपने देख लिया। सिक्स देखिए यहां पर हाइपोकैल्सीमिया क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सिट्रेट आपने एंटीकोएगुलेंट के रूप में यूज किया जाता, और सिट्रेट क्या करता है? फ्री कैल्शियम आयन के साथ बाइंड होता है, और क्या बनाता है? कैल्शियम सिट्रेट बनाता है, और कैल्शियम सिट्रेट क्या कर दिया जाता है? बॉडी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो फ्री कैल्शियम आयन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कैसे? टिटेनी जैसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हाइपोकैल्सीमिया ड्यू टू सिट्रेट बाइंड्स विद फ्री कैल्शियम आयन आपने कहा हाइपोकैल्सीमिया क्यों होगा? ड्यू टू सिट्रेट बाइंड्स विद फ्री कैल्शियम आयन। फ्री कैल्शियम आयन से बाइंड हो जाएगा, तो इसके कारण फ्री कैल्शियम आयन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, और ये क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया के कारण कैसे साइन आते हैं? हाइपोकैल्सीमिया के कारण कैसे साइन आते हैं? तो आपने कहा टिटेनी है, ट्रेमर्स हैं, नंबनेस है, हाइपर रिफ्लेक्स ऑफ मसल्स है। अगर ऐसे लक्षण आते हैं तो आप क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे?
नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे? देखो जैसे ही आपको लगता है टिटेनी है, ट्रेमर्स है, नमनेस है, हाइपर ट्राउजी और ये लक्षण आ जाएं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? रेट को क्या कर देंगे? स्लो कर देंगे। तो सबसे पहला क्या करेंगे? स्लो द फ्लो रेट। सबसे पहला काम क्या करेंगे? फ्लो रेट को क्या कर देंगे? स्लो कर देंगे। दूसरा यहाँ काम क्या करेंगे? दूसरा काम क्या करेंगे? नोटिफाई द SCP। और तीसरा काम कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं एज प्रेस्क्राइब्ड। क्लियर है? एक और इम्पोर्टेंट यहाँ हाइपोकैल्सियमिया के साथ एक और आपका सातवां यहाँ कॉम्प्लिकेशन होता है। एक और सातवां कॉम्प्लिकेशन यहाँ होता है, वो क्या है? हाइपरकैलेमिया। या एक और होता है, वो क्या होगा? हाइपरकैलेमिया। एक और यहाँ पर पाया जाता है, वो क्या है? हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया का मतलब है पोटेशियम की कंसंट्रेशन बढ़ना। हाइपरकैलेमिया का मतलब क्या है? पोटेशियम की कंसंट्रेशन बढ़ना। हाइपरकैलेमिया क्यों होगा? हाइपरकैलेमिया का क्या कारण है? क्योंकि आपको पता है इंट्रासेलुलर स्पेस में पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में सोडियम की कंसंट्रेशन। जैसे ही आपको पता है आरबीसी है, हर आरबीसी की अलग अलग लाइफ साइकिल होती है। तो जैसे ही आरबीसी टूटती है, ब्रेक डाउन होती है, तो उसमें से पोटेशियम निकलता है, और पोटेशियम निकलेगा तो प्लाज्मा में पोटेशियम का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ऐसी कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइपरकैलेमिया जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हाइपरकैलेमिया के बाद अपन कह सकते हैं पोटेशियम लिबरेट्स फ्रॉम hemolysis ऑफ आरबीसी के हीमोलाइसिस से पोटेशियम यहाँ क्या होता है? लिबरेट होता है। देखो अगर अपन बोलते हैं ब्लड बैंक में एक दिन पुरानी 1 डे ओल्ड अगर आरबीसी होती है, तो उसमें पोटेशियम का कंसंट्रेशन 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अगर एक दिन 1 डे ओल्ड आरबीसी है, उसमें इसका पोटेशियम की कंसंट्रेशन होती है 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 1 डे ओल्ड आरबीसी में पोटेशियम की कंसंट्रेशन होती है, जबकि अगर अपन जनरली बोलते हैं 21 डेज ओल्ड आरबीसी जो होती है, 21 डेज, और उसमें जो आपके पोटेशियम की कंसंट्रेशन थे 23 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पोटेशियम होता है। कितना? 23 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पोटेशियम होता है। तो देखिए कितना हाई कंसंट्रेशन होती है, ऐसा देखने को मिलता है। अब आप जब भी हाइपरकैलेमिया की कंडीशन पाई जाती है, तो क्या देखने को मिलेगा? क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे? जैसे ही पोटेशियम की बात करेंगे अपन, तो क्या होगा? डिसरिदमिया। क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे आपको? क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे? डिसरिदमिया मिलेगा, वीकनेस, पेरेस्थेसिया। अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, डिसरिदमिया है, पेरेस्थेसिया है, वीकनेस है, तो ऐसे में आपको क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे? नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे? यहाँ पर रेट को क्या कर दिया जाएगा? स्लो कर दिया जाएगा, और एससीपी को नोटिफाई कर देंगे। तो यहाँ अपन नर्सिंग इंटरवेंशन है स्लो द फ्लो रेट, और एक अपन करेंगे नोटिफाई द एससीपी। दो काम आपने किया, स्लो द फ्लो रेट। तो आज की क्लास में जो आपने पढ़ा है, उसमें आपने सबसे पहले अपन देखने चले प्रोसीजर अपन 3 में देखा, कलेक्शन एंड स्टोरेज, क्रॉस मैचिंग, और तीसरा ट्रांसफ्यूजन।
ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद में अपन चले थे मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। 10 या 10 से ज़्यादा पीआरबीसी या होल ब्लड अगर अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं विद इन 24 आवर्स में, वो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। कई बार रेशियो पूछ लेता है इनका, तो रेशियो में 1:1 रेशियो में 1:1 रेशियो, जैसे आरबीसी प्लेटलेट और प्लाज्मा का 1 रेशियो में दे सकते हैं। उसके बाद में आपने कॉम्प्लिकेशंस पढ़े, और कॉम्प्लिकेशंस में आपने 7 टाइप के कॉम्प्लिकेशंस देखे। सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशंस था आपका ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन 2 प्रकार की होती हैं, एक इनिशियल ट्रांसफ्यूजन और एक डिलेड ट्रांसफ्यूजन। इनिशियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है वो विद इन 15 मिनट के अंदर अंदर होती है, और लगभग आपने कहा इसीलिए इनिशियल रेट होती है वो अपन कम रखते हैं, 2 ml पर मिनट रखते हैं। जैसे ही आपको लगता है कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया, तुरंत स्टॉप करेंगे और लाइन को 0.9% NaCl के साथ फ्लश कर देंगे जिससे हीमोलाइसिस ना हो, और उसके बाद में SCP को नोटिफाई करेंगे, बाकी फर्दर जो भी आपको दिया जाएगा वैसे। डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, उसके बाद सर्कुलेटरी ओवरलोड आता है या सेप्टिसीमिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। आयरन ओवरलोड आपने देखा, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैलीमिया। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, 2 देते हैं, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया, ऐसे करके। तो बात हमेशा ध्यान रखना, हाइपोकैल्सीमिया होता है और हाइपरकैलीमिया होता है। क्लियर है? तो दोस्तों ये आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसीजर था। क्लियर है? ओके, थैंक यू, धन्यवाद।